अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। अक़लियतों के मसाइल और पुराने शहर की तरक्की पर अकबर अवैसी ने हुकूमत को झंझोड़ दिया। ऐवान में वज़रा के साथ जबरदस्त नोक-झोंक। रियासत की तरक्की को मरकजी हुकूमत रोक नहीं सकती। तेलंगाना की तरक्की आलमी सतह पर मकबूल, अपोजिशन को दिखाई नहीं देता। ऐवान में KTR का खिताब। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के इफ्तिताह के साथ 2 मसाजिद को भी खोला जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी का हुकूमत से मुतालबा। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर सड़क हादसे, 4 अफराद हलाक, कई जख्मी। और गाड़ियों के सरक़े में मुलव्विस बैन रियासती टोली के 3 अरकान गिरफ्तार। 36 लाख रुपए मालियती मसरूक़ा ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल जब्त। गवर्नर के खुतबे की तहरीक तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने अक़लियती बहबूद से लेकर पुराने शहर की तरक्की को नज़रअंदाज किए जाने पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई है। कायद मजलिस ने कहा है कि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा तो दिया गया, लेकिन इसके साथ नाइंसाफ़ी जारी है। इस्लामिक सेंटर और अनीसुल गुरबा की इमारत की तामीर में ताख़ीर पर भी तवज्जो दिलाई। अकबर अवैसी ने कहा है कि सेक्रेटेरिएट की तामीर मुकम्मल होने से पहले मस्जिद की तामीर का वादा किया गया था। इन्होंने सवाल किया कि आखिर मस्जिद की तामीर अब किस मरहले में है। पुराने शहर में मेट्रो रेल को लेकर भी अकबर अवैसी ने हुकूमत को अपना वादा याद दिलाया। चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट में मुसलसिल हो रही ताख़ीर पर हुकूमत से कहा कि सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन अभी तक इसे मुकम्मल नहीं किया गया। आखिर मजीद इसमें कितने साल लग जाएंगे। इन्होंने कहा है कि मैं मुसलमान के लिए बात करता हूँ, मैं पुराने शहर की बात करता हूँ, मैं तेलंगाना की बात करता हूँ, इसलिए मैं मुसलमानों की बात करता हूँ क्योंकि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ और एक ज़िम्मेदार हूँ। मेरा फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है जो पसमानदा हैं, जो पीछे हैं, उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाऊँ। ताकतवर का हाथ तो सभी थामते हैं, कमज़ोर का हाथ कौन थामेगा। अगर मैं आज मुसलमानों को आगे लाने की बात कर रहा हूँ तो मुसलमान आगे आ जाएंगे, तो उनके पीछे रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई भी हाथ थामकर अकबर अवैसी उन्हें सामने लाएगा। मैं यहां खड़े रहकर अगर बात कर रहा हूं तो इस आंख से न देखें कि एक मुसलमान खड़े होकर बात कर रहा है, नहीं, या मुसलमान के लिए बात कर रहा हूं, नहीं। हां, मैं मुसलमान के लिए बात करता हूं, हां मैं पुराने शहर की बात करता हूं, हां मैं तेलंगाना की बात करता हूं, हां करता हूं मुसलमान की, इसलिए करता हूं कि मैं अवामी
नुमाइंदा हूं, जिम्मेदार हूं। मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है कि जो कमजोर है, जो पसमानदा है, जो पीछे है, उसका हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाऊं। ताकतवर का हाथ तो सब थामेगा, कमजोर का हाथ कौन थामेगा? अगर हम अवामी नुमाइंदे अगर कमजोरी को दूर नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? और आज अगर मैं बात कर रहा हूं मुसलमान को आगे लाने की, तो मुसलमान जब आगे आ जाएगा तो अगर कोई मुसलमान के पीछे अगर कोई हिंदू रहेगा, सिख रहेगा, ईसाई रहेगा, तो अकबरुद्दीन ओवैसी उस हिंदू, सिख, ईसाई का भी हाथ पकड़कर उसको भी सामने लाने की कोशिश करेगा। इसी से तो हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। एसआरडीपी के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं साहब ओल्ड सिटी में? बताइए। एसआरडीपी सेकंड फेज हम बोले, क्या सेकंड फेज एसआरडीपी में क्या जो चंद्रायन गुट्टे के फ्लाईओवर्स का हमने जिक्र किया, क्या वो लिया गया? मिनिस्टर साहब ने वादा किया था, बजट में ले लीजिए। बजट नहीं साहब, मैं जरा बोलता हूं साहब, इसमें खत्म करता हूं। सर, मिनिस्टर साहब ने वादा किया था। सर, ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपसे बड़े ही अदब के साथ, बड़े ही एहतराम के साथ, इस कुर्सी की इज्जत करते हुए मौजरत खाई के साथ कहना चाहता हूं, स्पीकर साहब, 1 साल हो गया, मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मीटिंग बुलाएंगे। बहादुरपुरे में आईटीआई का था, कई इश्यूज थे। 1 साल में क्या मीटिंग बुलाए? सर, इस ऐवान में वादा किया जाता है, क्या ऐवान में जो तयखुन दिया जाता है, जो जबान दी जाती है, क्या उसकी भी अहमियत नहीं है? क्या उसका भी एहतराम नहीं है? आप बताइए स्पीकर साहब, आप बोलिए। आपकी मौजूदगी में कहा गया कि जरूर मीटिंग बुलाएंगे, क्या आज तक मीटिंग हुई? हमने जूनियर कॉलेज के लिए कहा था, बहादुरपुरे में आईटीआई के लिए कहा था, इंक्यूबेटर्स के लिए कहा था, स्टार्टअप्स के लिए कहा था कि वो जो एससी एसटीज को जो आप दे रहे हैं वो मुसलमानों को दीजिए। ऑन पार विद एससी एसटीज का वादा किया गया। ऑन पार विद एससी एसटीज क्या हुआ? क्या रिव्यू हुआ? मैं जानता हूं चीफ मिनिस्टर साहब मसरूफ रहते हैं, मैं जानता हूं केटीआर साहब भी मसरूफ है, मैं जानता हूं कि सारे मिनिस्टर्स मसरूफ हैं। उनसे दरखास्त करूंगा सबसे, आप लोग मसरूफ हैं, हमको एक आदमी बता दीजिए जिसके पास हम जाके मिल सकते हैं। हम मिल लेंगे, खड़े रह जाएंगे, आपके चपरासी से भी मिलने बोले तो मिल लेंगे। तेलंगाना के लिए, पुराने शहर के लिए, हमारी आवाम के लिए हम खड़े रह जाएंगे। मगर मिलिए तो सही, कोई वादा तो पूरा कीजिए। सर, नए स्पीकर साहब बोलने दीजिए मुझे। सर, मैं बजट पे बोलेंगे साहब, इस पे भी बोलना है, बजट पे भी बोलेंगे। बजट में आने का इश्यू है ना, हर वक्त यही बोले साहब, सेशन बढ़ा देंगे, विंटर सेशन आ जाएगा, 15 दिन कर देंगे। कितने हुए साहब? 2014 से लेकर अगर हम देखेंगे, फिगर्स है साहब मेरे पास, फिगर्स है, 126 दिन हुए थे। अब ये 5 साल, 4.5 साल में सिर्फ 64 डेज ही बैठे हम। स्पीकर साहब, मैं ये बात भी कहूंगा कि 5 साल से मुसलमानों को खर्च नहीं दिया गया, 5 साल से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से खर्च नहीं किया गया। नहीं सर, इसमें बोले माइनॉरिटीज का सबका अच्छा कर रहे बोल के, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि 5 साल से दरखास्तें नहीं बुलाए गए। जब बुलाए गए तो 1.5 लाख से ऊपर आए, अब दरखास्तें बुलाए तो 2 लाख चिल्लर दरखास्तें आई हैं। पैसा कम है, पैसा दीजिए ताकि उन दरखास्तों को क्लियर कर सकें। इसलिए कह रहा हूं ओवरसीज स्कॉलरशिप, सर ओवरसीज स्कॉलरशिप बच्चों के कोर्सेज खत्म हो गए हैं, लेकिन आज भी नहीं आए। 1.5 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए अगर दे देंगे तो पूरे पैसे आ जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि औकाफी जायदादें तबाह बर्बाद हो रही हैं, औकाफी जायदादें जा रही हैं। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1600 चिल्लर एकड़ जमीन चले गई। जब तेलंगाना का एजिटेशन हो रहा था तो टीआरएस लड़ रही थी उस जमीन के लिए, और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से हलफनामा डाला गया कि यह रियासत की जायदाद है। तो मैं ये बातें बताना चाह रहा हूं, बताना इसलिए चाह रहा हूं कि अगर इन बातों का करेक्शन नहीं होगा तो फिर इससे नुकसान होगा।
खर्च के लिए कतार में हैं, उस्मानिया दवाखाना तामीर होना है, मेट्रो ट्रेन आनी है, रोड वाइडनिंग पुराने शहर में होनी है, सीवरेज प्लान हमने दिया है, उसको मंजूरी देना है। तो मैं यही कहूंगा कि 12% तहफुजात देने का वादा करे थे, आप एसटीज को दे रहे हैं रिजर्वेशन, दीजिए, हम खैर मुकदम करते हैं। मुसलमानों के 12% तहफुजात आपके मैनिफेस्टो में था, आपने ऐलान किया, वो 12% दीजिए, जरूरी है। और बीसी कॉरपोरेशन के जरिए भी बीसीई में मुसलमान हैं, उसको भी करिए। और ये मोशन जो मूव किया गया है, मैं इसकी तायीद करता हूं, और आपने जो मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ऐवान असेंबली में अकबरुद्दीन अवैसी और बीआरएस वज़रा के दरमियान जबरदस्त नोकझोंक देखी गई। ऐवान में जब गवर्नर के खुतबे के दौरान अकबर अवैसी ने तकरीर शुरू की तो इन्होंने कहा कि बीएसी इजलास में मनमानी फैसले लिए जा रहे हैं। मुबाहिस के दौरान कायदीन ऐवान में मौजूद नहीं रहते। असेंबली इजलास को प्रोवोक किए बगैर चलाया जा रहा है। गवर्नर के खुतबे को भी काबीनी मंजूरी जरूरी है, वो भी मंजूरी हासिल हुई है या नहीं मालूम नहीं। असेंबली उमूर के वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी को काबीना के कौन से फैसले लिए गए हैं इसके बारे में बताना जरूरी नहीं है। अकबरुद्दीन अवैसी ने अपनी तकरीर जारी रखते हुए कहा कि तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफी का जिक्र गवर्नर के खुतबे में नहीं है, इसलिए वजाहत तलब की। बीएसी इजलास में कायद ऐवान में मौजूद नहीं थे, जिस पर वजीर बलदी नज़्म नसख के तारक रामाराव ने मदाखलत करते हुए कहा कि आप भी बीएसी इजलास में मौजूद नहीं थे। इन्होंने कहा कि अवैसी साहब में बर्दाश्त कम हो रही है। ऐवान में 7 अरकान को ज्यादा वक्त देंगे तो 107 असेंबली अरकान वाली पार्टी को एतराज होगा। केटीआर ने कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी ऐवान असेंबली को कम दिन चलाने की बात कर रहे हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए 2 साल तो कोविड में चले गए। अकबर अवैसी ने कहा कि मैं पहली बार असेंबली में बात नहीं कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि अब लोग बर्दाश्त करना नहीं चाहते, अगर तारीफ करें तो घंटों मौका देते हैं। इन्होंने कहा कि अच्छे काम की तारीफ करें और काम ना करने पर तनकीद भी करेंगे। अकबर अवैसी ने कहा कि मजलिस के अब 7 अरकान हैं। आइंदा असेंबली इंतखाबात में सदर की मंजूरी के साथ 50 असेंबली हलकों पर मुकाबला करेंगे और कम से कम 15 अरकान के साथ असेंबली में मौजूद रहेंगे। After the Telangana Rashtra Samiti assumed the national avatar of Bharat Rashtra Samiti, क्या यह मजबूरियां हैं भारत राष्ट्र समिति बनने की? आमदन इसको भुला दिया गया या छोड़ दिया गया, या फिर कैबिनेट उमूमन तो यह होता है सर आई डोंट वांट टू गो इनटू द रूल पोजीशन सर, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो। एक असेंबली सेशन को प्रोरोग करना पड़ता है, आप उसको खत्म करना पड़ता है, उसके बाद नोटिफिकेशन देना पड़ता है, फिर बजट का सेशन आना पड़ता है, 8 दिन का गैप होता है। ये तो कंटिन्यूएशन में है सर। आई रियली डोंट नो व्हाट इज द सैंटिटी ऑफ दिस गवर्नर्स एड्रेस सर। और ये भी शायद अगर मैं गलत ना हूं तो आई मे बी करेक्टेड कि गवर्नर्स एड्रेस को कैबिनेट अप्रूव करता है और उसके बाद गवर्नर साहिबा के पास या गवर्नर के पास जाता है। पता नहीं अब इस एड्रेस को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है, ठीक है किया है तो अच्छा है सर। सर जब कैबिनेट ने इसको मंजूर किया है, मैं चाहता था कि आप लोगों की तरफ से आवाज आए, शुक्रिया आपका कि किया है आपने कहा, तो क्या कैबिनेट में भी इस बात का जिक्र तस्करा नहीं होता कि तेलंगाना के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है? क्या कैबिनेट में भी इस बात पर बहस नहीं होती कि तेलंगाना को उसका हक नहीं दिया जा रहा है? क्या कैबिनेट में भी इस बात पर बहस नहीं होती कि तेलंगाना का जो पैसा है वो तेलंगाना को नहीं मिल रहा है? అధ్యక్ష అక్బర్ గారు క్యాబినెట్లో మీరేం ఇది మాట్లాడలేదు అది మాట్లాడలేదు అని చెప్పి మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు, సభను మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు వారు. క్యాబినెట్లో మేము ఏం మాట్లాడినామో వారికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అధ్యక్ష. మేము సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు ప్రజలకు ఎప్పుడు ఏం చెప్పాలో మేము చెప్పుకుంటాం అధ్యక్ష. వారు క్యాబినెట్లో మాట్లాడడం గురించి మాట్లాడడం అసందర్భం, సభను మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. దయచేసి వారికి మీరు సూచన చేయాలని కోరుతా ఉన్నాను. Honorable Speaker, sir,
मैं लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर साहब को समझाना चाहता हूं, बोलना ये चाहता हूं, मैं आपकी कैबिनेट पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जो नोट गवर्नर साहिबा ने इस ऐवान में पढ़ा है, तो क्या यही नोट आपने भेजा है? बस यही जानना चाहता हूं, यही जानना चाहता हूं। आप रिकॉर्ड में आके बोल दीजिए हाँ यही भेजे थे। सर मैं कहा है, तेलंगाना को जो मदद की जानी चाहिए वो मदद भी नहीं हो रही है। आज 157 मेडिकल कॉलेजेस सारे हिंदुस्तान में खोलने का मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया। क्या एक भी मेडिकल कॉलेज दिया तेलंगाना को? नर्सिंग कॉलेजेस खोलने का वादा किया पूरे हिंदुस्तान में, क्या तेलंगाना में एक भी नर्सिंग कॉलेज दिया? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नर साहिबा के एड्रेस में तेलंगाना की नाइंसाफी और मरकजी हुकूमत की स्टेप मदरली ट्रीटमेंट का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्या लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर इसका जवाब देंगे कि क्यों नहीं किया गया? ये मेरा शिकवा है, ये मेरी शिकायत है, और ये शिकायत इसलिए है कि मैं तेलंगाना से हूं और तेलंगाना के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है मरकजी हुकूमत की जानिब से, मुझे देखकर तकलीफ होती है, इसलिए ये बात कह रहा हूं और कुछ नहीं। लेटर भेजा मैं बीएससी में, इस वास्ते नहीं आए हैं जियो, आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं आए, लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं आए, तो फिर हम नहीं आए तो क्या? हां तो क्या? देखिए मैं तसादुम करना नहीं चाहता, तो बोलना नहीं है, या तो आइए माइक पे आके बोलिए, बोलने दीजिए हमको। प्लीज कंक्लूड। वही तो बोल रहा हूं मैं, तो आप माइक नहीं लेते हैं, आप वैसे ही बोलते हैं। आप माइक लेकर बोलिए ना। अकबर साहब बोलिए आप। प्लीज कंक्लूड। इतना गुस्सा आप लोग को, इतनी नाराजगी कि फिर क्यों भाई? बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। शिकायत क्या है साहब, शिकायत क्या है बताइए। స్పీకర్ సార్, సభ అన్నప్పుడు కొన్ని మర్యాదలు కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి సార్. ఇప్పుడు వాళ్ళ సభ్యులు ఉన్నది మొత్తం 7, మాకున్నది 105 మంది. మరి 7 ఉన్న వాళ్ళకు మీరు గంట టైం ఇస్తే గంటల పాటు ఆయన గవర్నర్ ప్రసంగం మీద కాకుండా బడ్జెట్ మీద మున్సిపల్ పద్దు మీద మాట్లాడినట్టు మాట్లాడితే దానికి మేము అభ్యంతరం పెడతా అంటే కూడా ఆయనకు ఆవేశం ఎందుకు సార్? రెండోది సార్, వారు మాట్లాడుతున్నారు మీరు బీఎస్సీ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారని మాట్లాడతారు. ఆయన బీఎస్సీకే రాడు, వచ్చి ఏమైనా వాదించినా వచ్చి చెప్పినా విజ్ఞప్తి చేసినా మీరు వింటారు. శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి ఉన్నారు, అక్కడికి రారు. అక్కడికి రాకపోగా పైపెచ్చి ఈ టర్మ్లో అసలు అసెంబ్లీయే జరగలేదన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన మర్చిపోతున్నాడు ఈ టర్మ్లో 2 సంవత్సరాలు కోవిడ్కి పోయింది, అది మర్చిపోతున్నాడు కన్వీనియంట్గా. అంటే అధ్యక్ష మాట్లాడేటప్పుడు ఆవేశంగా గొంతు పెంచి గొంతు చించుకుంటే దానివల్ల ఏం రాదు అధ్యక్ష. చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ చాలా క్లుప్తంగా పద్ధతిగా మర్యాదగా కూడా చెప్పొచ్చు. గొంతులు చించుకున్నంత మాత్రాన చాలా గొప్ప వాళ్ళం అని ఆయన అనుకుంటే నేను చేయగలిగేదేం లేదు. కానీ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, ద స్పీచ్ దట్ యు ఆర్ మేకింగ్ టుడే is in response to the governor's address. I think you've been given ample opportunity for the number of legislators you have. You've been given ample opportunity. మరి మీరు వాళ్ళకి 7 ఉన్న వాళ్ళకి ఇంత టైం ఇస్తే మేము 105 మంది ఉన్నాం అధ్యక్ష, మాకెంత టైం ఇవ్వాలి అధ్యక్ష? మీరు మా వాళ్ళు ఇద్దరే మాట్లాడినారు, గంట మాట్లాడారు. ఆయన 7 ఉన్నాయని గంట మాట్లాడతాడు. ఇది ఎక్కడ పద్ధతి అధ్యక్ష? మీరు సమయపాలన కూడా మీరు చెప్పాలా, మళ్ళీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు రిప్లై. ఆయన సభానాయకుడు రాలేదని మాట్లాడతారు అధ్యక్ష. సభానాయకుడికి ఆయనకి ఏం పోలిక అధ్యక్ష? నాకు అర్థం కాదు. సభానాయకుడి స్థానంలో మా గవర్నమెంట్ తరఫున శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి వచ్చినారు, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ వచ్చినారు, మా స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ వచ్చినారు, 4 మంత్రులు ఉన్నారు నిన్న బీఎస్సీ మీటింగ్లో. ఆయన రాకపోగా, లీడర్ ఆఫ్ ఆపోజిషన్గా ఆయన బాధ్యత నెరవేర్చకపోగా పైపెచ్చి ఇంకేదో మళ్ళీ మీదికి వెళ్ళి నిందాపూర్వకంగా మాట్లాడడం మంచిది కాదు. मैं अकबर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप आज गवर्नर स्पीच पे आपकी सजेशन, आपके इनपुट, आपके जो भी कमेंट्स है आप दे रहे हो, उस बात पे गवर्नमेंट जरूर रिप्लाई करेगी. बट टू मेक स्वीपिंग रिमार्क्स saying the government is not functioning, ministers are not available, ఇది మంచిది కాదు అధ్యక్ష, మంచి ధోరణి కాదు. ఇప్పటికైనా వారిని సవరించుకోమనండి. మీరు కూడా సమయపాలన పాటించాలి అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మరి మాకు కూడా అవకాశాలు రావాలి, మేము కూడా మాట్లాడాలి, మంత్రులు సమాధానం చెప్పాలా, ఇక్కడ చెప్పి మేము కౌన్సిల్కి పోవాలా. కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ వ్యవహారం అయితే కాదు. వారిని కూడా దయచేసి సమయపాలన పాటించే విధంగా తమరు చర్య తీసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. Please conclude. Honorable Speaker, sir.
Sir, Honorable Minister Saab is a very learned man. He is also a senior man, very qualified, well educated. I just want to tell one thing is that I am not a newcomer in this house. And it is not for the first time that I am speaking here. I have spoken in Andhra Pradesh Legislative Assembly several times on vote of thanks for the governor's address also. And it is not that the first time or in this Telangana state being in number 7 or with 7 numbers we are being given or allotted 1 hour or 40 minutes. No, sir. You can go and check the records. Always in Andhra Pradesh Legislative Assembly also, the MIM party has been allotted good number of times and opportunity and longer time to speak. It is not the first time. आप 107 हैं, जरूर आप लीजिए, 2 दिन बात करिए, एतराज नहीं है इस बात पर। एतराज इस बात पे है कि टॉलरेंस लेवल किसका कितना है। आपका टॉलरेंस लेवल ही कम होते जा रहा है, टॉलरेट ही नहीं करना चाह रहे। हाँ, अगर अकबर ओवैसी यहां खड़े रहकर 1 घंटा तारीफ करेगा तो और 1 घंटा बोलेंगे। देखिए, अरे देखिए, हेल्दी डेमोक्रेसी में एक दूसरे को सुनने की ताकत भी होनी चाहिए। अकबर साहब, तनकीद को भी सुनना चाहिए, जब भी डेमोक्रेसी मजबूत होती है। नहीं, अकबर साहब, There was a time when I used to speak, Roshaya Saab was the finance minister, I used to criticize the government. He used to get up from his chair and come and tell me, Mr. Owaisi, you have spoken well. Very good young man, he used to say. I have seen so many chief ministers. please conclude. और मैं यहाँ खड़े रह के बोल, आपने कहा कि अकबर साहब BSc में नहीं आए। Sir, Honorable Speaker, sir, मैं No, I am not yielding, sir. Let me complete, sir. Let me complete. I am not yielding, sir. Let me complete. Sir. Let me complete, sir. Then I'll give you an opportunity. Sir, అక్బర్ గారు ఇప్పటికైనా కానీ గవర్నర్ ప్రసంగం మీద మాట్లాడమని సూచించండి సార్. ఇంకా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ పోతే మేము కూడా ఆయన చూసినాం సార్. మేము ఆయన వారు సభ్యులుగా ఉన్నప్పుడు రోషే గురించి మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. వారు చాలా బాగా మాట్లాడేది. ఈ మధ్యలో వారికి కూడా కోపం ఎక్కువ వస్తున్నారు అధ్యక్ష. అప్పుడు చాలా బాగా మాట్లాడేది. ఎందుకో వారికే కోపం ఎక్కువ వస్తుంది, మాకు రావట్లేదు కోపం. आपको गुस्सा ज्यादा हो रहे, हम नहीं हो रहे। आपको टॉलरेंस कम हो रहे, हमको नहीं हुआ। जिसपे ऊपर आप गुस्सा आना है उस पे ऊपर आइए। आप हमारे ऊपर गुस्सा है तो क्या आता। దయచేసి అధ్యక్ష గవర్నర్ ప్రసంగం మీద మాట్లాడి కంక్లూడ్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి। मजलिस के कायद मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने KTR के जवाब पर वजाहत तलब करते हुए कहा है कि स्पीकर साहब इनको अपोजिशन लीडर कहकर वजीर ने मुखातिब किया है। इसको पहले रिकॉर्ड से हज़फ करें, पुराने शहर और अक़लियतों के मसाइल पर इजलास तलब करें, 4% तहफ़्फ़ुज़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करें और 12% तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब नहीं दिया। मुलाज़िमीन के DA अलाउंस से मुताल्लिक़ हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। I would like to bring to your kind notice, when the Honorable Minister for Municipal Administration was giving a reply on Governor's address, so he had said that Leader of Opposition, Mr. Akbaruddin Owaisi. Sir, I would like, I request the chair to kindly correct this, because it will come in the records of the assembly. That needs to be corrected. Or I don't know if I have been given that position. If so, I request the Honorable Minister, Honorable Speaker to please clarify on this. Yes, if yes, It will be corrected. And it will be corrected. Yes, sir. देते हुए कहा कि 6 फरवरी को असेंबली में इजलास तलब करेंगे और 4% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। अक़लियतों के मसाइल के लिए भी इजलास तलब किया जाएगा। मुलाज़मीन के DA के बारे में वज़ीर फ़ाइनेंस को तवज्जो दिलाई जाएगी। अकबरुद्दीन अवैसी ने जितने भी मसाइल पेश किए हैं उनका तहरीरी तौर पर जवाब दिया जाएगा।
वज़ीर बलदी नज़्म नसख के तारक रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना रियासत मुल्क को रोशनी दिखाने वाली रियासत बन चुकी है। गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर का जवाब देते हुए इन्होंने मरकजी हुकूमत को और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क को डबल इंजन मोदी सरकार नहीं बल्कि केसीआर जैसी सरकार की ज़रूरत है। केटीआर ने कहा कि केसीआर के विजन को अमली जामा पहनाने वाले तेलंगाना मिशनरी को वो सलाम करते हैं। सबका साथ सबका विकास अंటారు सब कुछ बकवास ఏం లేదు అంతా బోగస్ ముచ్చట తప్ప ఏం లేదు అధ్యక్ష ఈ రోజు తెలంగాణకు పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి వచ్చి పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నారు ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి వచ్చి దిల్సే కితాబులు ఇస్తున్నారు కంటి వెలుగు మా దగ్గర పెడతామని చెప్తున్నారు అమెరికా సంస్థలు అవార్డులు ఇస్తున్నాయి అనివార్యంగా కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు కూడా అవార్డులు ఇవ్వక తప్పలేదు మీరు సహకరించినా సహకరించకపోయినా తెలంగాణ ప్రజలకు మంచి చేయాలన్న మా నిబద్ధతను ఎవరు దెబ్బతీయలేరు అసెంబ్లీ సాక్షిగా అందుకే చెప్తా ఉన్నా ఈ దేశానికి కావాల్సింది డబల్ ఇంజన్ సర్కార్ కాదు కేసీఆర్ లాంటి డబల్ ఇంపాక్ట్ సర్కార్ కావాలి డబల్ ఇంపాక్ట్ ఉండాలి డబల్ इंजन मोदी उनको इंजन अंदर की दिल से दो इंजन मालूम है सभी को मालूम है क्या दो इंजन चल रहा है दूसरा इंजन का नाम भी मैं लेना नहीं चाहता हूं असेंबली में फिर सबको मालूम है और कांग्रेस ने शदीद तनकीद की है। कांग्रेस के रुकन असेंबली श्रीधर बाबू ने कहा कि केटीआर ने जो तकरीर की है वो हक़ाइक़ से दूर है। इन्होंने कहा है कि ज़मीनी सतह पर जाकर देखें तो मालूम होगा हक़ाइक़ क्या है। इन्होंने कहा कि केटीआर ने अपनी तकरीर को इस तरह पेश किया है जैसे तेलंगाना में मसाइल ही मौजूद ना हो। दूसरी तरफ बीजेपी के रुकन असेंबली ई राजेंद्र ने कहा है कि केटीआर ने अपनी तकरीर के जरिए अपनी खामियों को दूसरों पर डाल दिया। इन्होंने कहा है कि पूरी तकरीर में बीजेपी और वज़ीर आज़म मोदी को निशाना बनाया गया। इन्होंने कहा कि हर कोई एक बात मानता है कि मरकजी हुकूमत या रियासती हुकूमत अवाम के टैक्स से चलती है। वजीर के तारक रामाराव ने कहा है कि हम केसीआर के तरबियती याफ्ता फौजी हैं, जंग से पहले हथियार नहीं डालेंगे। इन्होंने कहा है कि कांग्रेसी जंग को देखकर रास्ता बदल लेते हैं। इन्होंने राहुल गांधी की यात्रा का हवाला देते हुए कहा है कि गुजरात इलेक्शंस में मुकाबला करने के बजाय रास्ता बदल लिया गया था। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि राहुल गांधी की पैदल यात्रा किसी इंतखाबात के लिए नहीं बल्कि मुल्क में फैले इंतशार, मजहबी नफरत को खत्म करते हुए मुल्क की यकजहती को बरकरार रखने के लिए की गई। इसके जवाब में केटीआर ने कहा है कि अगर कोई एनजीओ की तरह काम करना चाहता है तो उनको कोई एतराज नहीं। हम अपोजिशन का रोल अदा करने में कांग्रेस नाकाम हो चुकी है। तेलंगाना असेंबली में 12 फरवरी को तसर्रुफ बिल को मंजूरी दी जाएगी। बीएसी इजलास में ऐवान कितने दिन चलाया जाएगा इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया था। ताहम असेंबली की जानिब से बुलेटिन जारी किया गया है कि 12 फरवरी इतवार के दिन तसर्रुफ बिल को मंजूरी दी जाएगी। ये इत्तला इस बात का इशारा है कि 12 फरवरी को बजट इजलास का आखिरी दिन होगा। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आसाम में कम उम्र लड़कियों से शादियां करने वाले 4000 अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि जिन लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं अब उनकी देखभाल कौन करेगा। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि आसाम की हुकूमत लड़कियों के लिए स्कूल क्यों नहीं खोलती। आसाम की बीजेपी हुकूमत मुसलमानों की मुखालिफ है। यह हुकूमत अराजी से महरूम लोगों को बालाई आसाम में ज़मीनें देती है लेकिन जनूबी आसाम में ज़मीन फराहम नहीं की जाती क्योंकि यहाँ पर मुसलमान आबाद हैं। देखिए 6 साल से तो आसाम में बीजेपी की हुकूमत है। 6 साल से आप क्या कर रहे हैं? 6 साल से आपका फेलियर है ये। और दूसरी बात ये है कि आप कितने स्कूल खोले? आप स्कूल ही नहीं खोलते। आप मदरसों को तोड़कर या तो इलीगल बोल के तोड़ देते उसको या मदरसों को स्कूल बनाए। आप कितने नए स्कूल्स बनाए? इम्पोर्टेंट ये मसला है। और 4000 केसेस आप बुक कर रहे, अब सीएम बोल रहे 8000 केसेस। अच्छा, जिसको आप जेल को भिजा रहे वो जो शादी हो गई उसका कौन देखभाल करेंगे? सीएम करेंगे क्या? उनका देखभाल कौन करेगा? उस बच्ची का देखभाल कौन करेगा? शादी तो ख़त्म नहीं होती, वो शादी तो रहेंगी।
बैरिस्टर विसी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि सेक्रेटरिएट की नई इमारत के इफ्तिताह के लिए तेलंगाना हुकूमत को वो मुबारकबाद देते हैं। बैरिस्टर विसी ने कहा है कि सेक्रेटरिएट के अहाते में जिन 2 मसाजिद को मुनहदिम किया गया था इसे भी खोल दिया जाए। बैरिस्टर विसी ने कहा है कि वजीर आला ने भी इस सिलसिले में वादा किया है। सेक्रेटेरिएट का जो इनॉग्रेशन हो रहा है, हम मुबारकबाद देते हैं। माशाल्लाह से ताजमहल से ऊंची इमारत बनाई हमारे चीफ मिनिस्टर ने। हम इतना ही कहेंगे कि उस सेक्रेटेरिएट के दामन में वो 2 मस्जिदें जिनको डिमोलिश किया गया था, हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि उस मस्जिदों को भी खोल दिया जाए। और चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है, गवर्नमेंट ने वादा किया है, हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया कि वो मस्जिद बन रही है। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि माशाल्लाह तेलंगाना स्टेट बल्कि पूरे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एक एजाज़ की बात है कि इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट बन रहा है। और उसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि उन 2 मसाजिद को भी जो उस कंस्ट्रक्शन में डिमोलिश कर दिया गया था उसको दोबारा बनेंगी और वहाँ पर नमाज शुरू होगी। बैरिस्टर विसी ने आसाम के वजीर आला की तरफ से राम मंदिर को तोड़ने के बयान को बेबुनियाद करार दिया। इन्होंने कहा कि पहली रात के अंधेरे में मस्जिद में मूर्तियां रखी गई और फिर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को मुनहदिम कर दिया गया। और इन्होंने पहले ही कहा था कि इस फैसले के बाद दूसरे मामलात को भी उठाया जाएगा। बैरिस्टर विसी ने कहा है कि पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया के खुतबे की तहरीक तशक्कुर पर मुबाहिस होने चाहिए। उनका कहना था कि ना तो हुकूमत मुबाहिस चाहती है और ना ही अपोजिशन मुबाहिस चाहती है। अगर पार्लियामेंट में मुबाहिस ना हो तो इससे हुकूमत को फायदा पहुंचेगा। ये पार्लियामेंट चले तो ना, पार्लियामेंट चलेगी तो बहुत से मुद्दे उठाने के हैं। हम तो चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट चले। हमारी पार्टी ये चाहती है कि लोकसभा में प्रेसिडेंट एड्रेस के ऊपर डिबेट हो, तो बहुत से हम सब चीज़ मुद्दों को उठा सकते हैं। पार्लियामेंट ही नहीं चल रही, ना सरकार चाहती पार्लियामेंट चलना और अपोजिशन बोल रही है, तो सरकार को तो फायदा हो रहा है उसमें। पार्लियामेंट नहीं चल रही तो बच जा रहे हैं वो। बैरिस्टर विसी ने इस खदशे का इजहार किया है कि अब एक मौशी बहरान आने वाला है। हुकूमत को इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। चीन हमारी 1000 स्क्वायर किलोमीटर की अराजी पर काबिज हो चुका है। हुकूमत इसकी तैयारी नहीं कर रही। योगा गुरु रामदेव के मुसलमानों और नमाज से मुताल्लिक रिमार्क पर बैरिस्टर विसी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, उसी वजह से मुसलमानों के खिलाफ जो चाहे बयानबाजी की जा रही है। उनका कहना था कि मोदी के वज़ीर आज़म होने से कुछ लोग ये समझते हैं कि यो कुछ भी बोलने का उन्हें हक मिल चुका है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में मंजूर शुदा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। हफ्ते को रुकन असेंबली अहमद बलाला ने 120 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। शादी मुबारक के 71 और बाकी कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए गए। अंबरपेट मंडल के तहत 80 चेक्स, चार मीनार मंडल के तहत मंजूर हुए थे। 40 चेक्स मंजूर हुए। जुमला 1,20,14,000 के चेक्स मुस्तहिकीन में तकसीम किए गए। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक शंकर नगर, वाहिद नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, काला डेरा कॉलोनी, कमल नगर, चंचलगुड़ा, फरहत नगर, आजमपुरा, कट्टलगुड़ा, उस्मानपुरा और शाह कॉलोनी से बताया गया है। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस और रुकन असेंबली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। समाज में ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी व इम्तियाजी सलूक के वाक़यात आए दिन पेश आते रहते हैं, जबकि जेलों में जो ख़वातीन महरूस हैं उनके तय भी समाज को बेदार होना ज़रूरी है। डॉक्टर अशरफ रफ़ी ने मुसन्निफ़ा डॉक्टर अज़ीज़ुन्निसा की किताब जेलों में महरूस ख़वातीन के मसाइल व उनकी बाज़ाबातकारी के रस्मी इजरा अंजाम देते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। प्रोफेसर शाहिदा मुर्तज़ा, डायरेक्टर सेंट्रल फॉर वीमेन स्टडीज़, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जहदकार खालिदा परवीन, सुप्रिटेंडेंट जेल रिटायर्ड बशीर बेगम, साबिक रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एम ए माजिद ने खिताब किया। तस्नीम जौहर ने निज़ामत की जेलों की ज़िंदगी व समाज के मसाइल पर इस प्रोग्राम में खिताबात हुए और मुसन्निफ़ा को
जिन्होंने 30 साल के वक्फे के बाद दोबारा तालीमी जुस्तजू की मुबारकबाद पेश की गई। ख़वातीन की इस्लामी यूनिवर्सिटी जामियातुल मोमिनात के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का हफ्ता 11 फरवरी को ईदगाह मीर आलम पर आगाज़ होगा। इस कॉन्फ्रेंस के लिए सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की हिदायत पर महकूम बल्दिया, आबरसानी, बरक़ी, ट्रैफिक व लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और दीगर महकूमे जात के अहदेदारों को आगाह करते हुए तैयारियां की जा रही हैं। जामे के तर्जमान डॉक्टर साबिर पाशा ने बताया कि सदर मजलिस से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई। सदर मजलिस ने मुतल्लका रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान और मुतल्लका कॉरपोरेटर मोहम्मद कादर को ज़रूरी इंतजामात करने की हिदायत दी। कॉरपोरेटर के हमरा मुख्तलिफ महकूमे जात के अहदेदारों ने ईदगाह मीर आलम का मुआयना करते हुए इंतजामात शुरू किए। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन हफ्ता 11 फरवरी को शेखुल जामिया जामे निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में आएगा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, उलमा इकराम, अहले इल्म व दानिश इस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में शरीक रहेंगे। इतवार 12 फरवरी तक ख़वातीन के मसाइल व इनसे मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उन्वानात पर खिताबात व मुबाहिस होंगे। जामिया के बानी व नाजिम मौलाना मोहम्मद मस्तान अली के मुताबिक मुल्क भर से जय्यद खातून आलिमा और दीगर मुहक्किकीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इन्होंने ख़वातीन से इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की अपील की है। जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी वादी मुस्तफ़ा और वादी हदीस के वार्ड नंबर 21, 22 और 23 में 70 लाख रुपए की मुसारिफ से सीसी रोड के कामों का आगाज हुआ है। सदर नशीन म्यूनिसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी ने इन कामों का आगाज किया। इस मौके पर मुतल्लका कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। अब्दुल्ला सादी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अरसे से यहाँ पर सड़कों की हालत इब्तर थी, लेकिन मुतल्लका कॉरपोरेटर की जुस्तजू से सड़कों के काम का आगाज हुआ है। नुमाइश की आबोताब और जगमगाहट हर किसी को अपनी तरफ खींच रही है। हैदराबाद की नुमाइश भी अपनी एक शनाख्त रखती है। इस नुमाइश की शोहरत न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पड़ोसी और बैरूनी मुल्क तक फैली हुई है। यही वजह है कि नुमाइश देखने के लिए बैरूनी रियासतों से भी लोग हैदराबाद आ रहे हैं। शादी ब्याह तकारीब की खरीदारी भी नुमाइश से की जा रही है। मलबूसात से लेकर क्रॉकरी वाजिबी कीमतों पर दस्तयाब है। नुमाइश सोसाइटी की तरफ से जहां मुशाहिदीन के लिए गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं, वहीं स्टॉल होल्डर्स को भी मुमकिना ताउन फराहम किया जा रहा है। शहर में सड़क हादसों में अमवात में इजाफा देखा जा रहा है। हफ्ते को हादसों में 4 अमवात हुई हैं। दुंडिगल के हुदूद में हुए सड़क हादसे में 2 मजदूर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक मेनिका इंजीनियरिंग कंपनी की बस मजदूरों को लेकर NR गार्डन हैदराबाद आ रही थी। तब बस गंडी मैसम्मा से सोराराम की तरफ बढ़ रही थी। ड्राइवर का तवाजुन बिगड़ गया और बस डिवाइडर से टकराकर उलट गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और 11 मजदूर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब मेरचर जिले के केसरा पुलिस स्टेशन हुदूद में ट्रक ने बाइक को टक्कर दे दी। ट्रक का पहिया बाइक सवार के चेहरे पर चढ़ गया। नामालूम शख्स इस हादसे में हलाक हुआ। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी बताई गई। उधर महेश्वरम मंडल में हुए हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक आगे जाने वाले कंटेनर को कार ने पीछे से टक्कर दे दी। कार में सवार अफराद बरसने मौका हलाक हो गया। पिद्दाम्बरपेट से शमशाबाद जाने वाली शाहरा पर यह हादसा पेश आया। लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस शहर में शराब पीने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करती आ रही है, लेकिन अगर कानून के मुहाफिज वर्दी में मैनोशी करते हुए नजर आए तो कौन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में कुछ ऐसा ही मंजर देखा गया जब पुलिस के 2 मुलाजमीन मुबैना तौर पर मैनोशी करते हुए देखे गए। जब उनकी मैनोशी का ये मंजर कैमरे में कैद होने लगा तो वो वहां से भागने की कोशिश करने लगे। अगर पुलिस ही नशे की हालत में ड्यूटी करेगी तो फिर कौन उनसे सलामती की तवक्को करेगा। अब पता चला है कि आला हुक्काम ने इस सिलसिले में कार्रवाई का ऐलान किया है।
CCS शमशाबाद और शंकरपल्ली पुलिस ने बैन रियासती सारिकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया है कि महाराष्ट्र के साकिनान मुजाहिद महमूद, दिलावर शेख और कर्नाटक का साकिन जे श्याम कर्नाटक के अलावा शंकरपल्ली और रंगारेड्डी में सरकी की वारदातों में मुलविस थे। पुलिस ने इस टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 3 ट्रैक्टर और एक बाइक को जब्त कर लिया। जब्त की गई मसरूका अशिया की कीमत 36 लाख रुपए बताई गई। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। अक़लियतों के मसाइल और पुराने शहर की तरक्की पर अकबर अवैसी ने हुकूमत को झंझोड़ दिया। ऐवान में विज़रा के साथ जबरदस्त नोक-झोंक। रियासत की तरक्की को मरकजी हुकूमत रोक नहीं सकती। तेलंगाना की तरक्की आलमी सतह पर मकबूल, अपोजिशन को दिखाई नहीं देता। ऐवान में KTR का खिताब। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के इफ्तिताह के साथ 2 मसाजिद को भी खोला जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी का हुकूमत से मुतालबा। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर सड़क हादसे, 4 अफराद हलाक, कई जख्मी। और गाड़ियों के सरके में मुलविस बैन रियासती टोली के 3 अरकान गिरफ्तार। 36 लाख रुपए मालियती मसरूका ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल जब्त। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।